हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम गुरु अकेडमी में। तो आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नेम है आयन एक्सचेंज। क्या नाम है बच्चों, ध्यान रखना, आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में जानने से पहले इसमें देखना दो वर्ड आ रहे हैं कि एक आयन आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, एक्सचेंज। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे आयन, तो आयन क्या होती है कि कोई भी स्पीसीज जिन पर कोई चार्ज होता है, यानी ये कह सकते हैं कि स्पीसीज विद चार्ज क्या कहलाती है, आयन। अब उसके ऊपर कोई भी आवेश है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, वो क्या कहलाएंगी, आयन कहलाएंगी। और चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको तो बोलते हैं अपने कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एनायन। तो आयन होते हैं वो जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, और चार्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जिनके ऊपर पॉजिटिव उनको बोलेंगे कैटायन, जिनके ऊपर नेगेटिव उनको बोलेंगे एनायन। और एक्सचेंज का मतलब होता है, एक्सचेंज का मतलब भी एक का जाना और दूसरे का आना, जैसे बार्टर सिस्टम होता था उस तरह से एक्सचेंज होता है। तो नेक्स्ट अपने इसमें आता है आयन एक्सचेंज की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ आयन एक्सचेंज। तो एक तो अपने को पता चल गया अभी आयन क्या होते हैं, और फिर अपने को पता करना भी आयन एक्सचेंज क्या होता है। तो आयन एक्सचेंज होता है म्यूचुअल exchange of similar ion, mutual exchange of similar ion is known as ion exchange। ठीक है बच्चों, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आयन्स आर नोन एज आयन एक्सचेंज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर सिमिलर आयन का क्या मतलब है। सिमिलर आयन का मतलब है कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को एक्सचेंज करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को एक्सचेंज करेगा। ध्यान रखना, अपने यहाँ पर बॉन्डिंग की बात नहीं करें, वो तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में हो रहा है, लेकिन अपनी बात करें एक्सचेंज की, भी एक पॉजिटिव आयन जा रहा है दूसरी जगह दूसरा पॉजिटिव आयन आ रहा है, यानी कि एक कैटायन जाएगा उसकी जगह कोई दूसरा कैटायन आएगा, इसको क्या बोलेंगे, आयन एक्सचेंज। और इसी तरह अगर एक एनायन जा रहा है उसकी जगह दूसरा एनायन आ रहा है, ये भी क्या हो गया, एक आयन एक्सचेंज। और आयन क्योंकि दो टाइप के हैं, तो आयन एक्सचेंज भी कितने टाइप का, दो टाइप का, टू टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज। कितने टाइप के होते हैं, दो। कौन कौन से, वो देखो, एक क्योंकि आयन दो टाइप के है तो आयन एक्सचेंज भी दो टाइप का हो गया। तो एक तो हो गया कैटायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज, और दूसरा हो गया एनायन एक्सचेंज। दूसरा क्या हो गया, एनायन एक्सचेंज। तो आयन दो टाइप के थे, तो आयन एक्सचेंज भी कितने टाइप के, दो टाइप के, एक तो कैटायन एक्सचेंज और एक एनायन एक्सचेंज। अब कैटायन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि किसी सॉइल कोलॉइड की, अब देखना कि आयन एक्सचेंज ऐसा तो है नहीं कि हवा में हो जाएंगी। तो अपने ये जो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये मेनली डिपेंड है सॉइल पे। तो ये जो आयन एक्सचेंज होगा वो भी कहाँ पर होगा, सॉइल में होगा। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज की। क्या आती है, कैटायन एक्सचेंज। तो कैटायन एक्सचेंज क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना कि कैटायन एक्सचेंज का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ cations on the surface of soil, on the surface of soil is known as cation exchange। सेम डेफिनेशन आप जो आयन एक्सचेंज के लिए भी लिख सकते हो, उसमें क्या लिखेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आयंस, वहां पर कैटायन नहीं आएगा, क्या आएगा, सिमिलर आयंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज। इसी तरह अगर बात करें एनायन एक्सचेंज की, एनायन एक्सचेंज की, तो एनायन एक्सचेंज में भी क्या होगा, सेम यही वाली स्टोरी होगी। कैसे कि एनायन एक्सचेंज क्या होगा, म्यूचुअल, इसको अपने कॉपी कर लेते हैं एक बार,
तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ, वहाँ पर तो कैटायन आ रहा था और यहाँ पर क्या आएगा, एनायन। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनायन ऑन दी सॉइल सरफेस इज नोन एज एनायन एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इसमें, इसको क्या कहेंगे अपने, एनायन एक्सचेंज। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपने, अच्छे दिस, तो ये हो गया एनायन एक्सचेंज। अब इसमें दो चार बातें आती है, देखो कि अपने पास मान लो कोई सॉइल कोलोइड है, इसके अंदर अपने शेप ले लेते हैं, सॉइल कोलोइड की अपने जो है हाइपोथेटिकल शेप मान लेते हैं, मान लो कि ये इस तरह का कोई सॉइल कोलोइड है। ठीक है, ये क्या हो गया, कोई सॉइल कोलोइड हो गया, और इसके अंदर जो अपने कलर भी भर ही देते हैं अपने से, इसका कलर हो गया, ये मान लो कलर हो गया इसका, और ये इसकी बॉर्डर है। ठीक है बच्चों, तो आयन एक्सचेंज का क्या मतलब होगा कि जो भी सॉइल कोलोइड होते हैं, अपने थर्ड चैप्टर में भी बात की थी कि जितने भी सॉइल कोलोइड होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके ऊपर खुद का तो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, कौन सा है, नेगेटिव। ये इस तरह से खुद के ऊपर तो चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब अगर इनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आयन कौन से एब्जॉर्ब करेंगे, पॉजिटिव। कौन से आयन एब्जॉर्ब करेंगे, पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब करेंगे। ये पॉजिटिव आयन इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। अब क्या होगा कि मान लो अपने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, मान लो इसके अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया एक KCl, इसको ये हालांकि अपने एक उर्वरक में भी आगे आएगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं इसको, ये वहां पर भी आएगा। अब KCl जो है, देखना ध्यान से, KCl का जब आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो इसमें बनेगा K प्लस एंड Cl माइनस। ये डिसोसिएशन के बाद में कैटायन और एनायन बढ़ेंगे, तो जब इसमें KCl ऐड किया तो यहाँ पर ये जो कैटायन है, ये कैटायन रिप्लेस हो जाएंगे इस K प्लस आयन से। तो यहाँ पर क्या होगा, देखना बच्चों, कि ये जो इतना है, ये यहाँ पे इसमें क्या होगा कि कुछ कैटायन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। देखो जैसे मान लो कि एक ये रिप्लेस हो गया, या एक मान लो ये रिप्लेस हो गया, और एक मान लो ये रिप्लेस हो गया। अब ये तीन कैटायन क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, और उसकी जगह अब तीन कौन आ जाएंगे, के प्लस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, ध्यान देना, के प्लस। तो हुआ क्या कि एक कैटायन गया और उसकी जगह दूसरा कैटायन आ गया, कौन सा, के प्लस। तो कैटायन का एक्सचेंज हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है अपने मैकेनिज्म ऑफ कैटायन एक्सचेंज। क्या आता है बच्चों, ध्यान देना, मैकेनिज्म ऑफ कैटायन एक्सचेंज। अब क्या होता है ये, वो देखो, मैकेनिज्म ऑफ कैटायन एक्सचेंज, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। मैकेनिज्म ऑफ कैटायन एक्सचेंज के लिए आप ध्यान रखना, अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चांसेस हैं इस बात के काफ़ी कि ये एग्जाम में भी आए आपके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को। ये मान लेते हैं अपने सोइल है कोई, और इसके अंदर अपने ये कलर मान लो फिल कर, इसका कलर हो गया जैसे वाइट, और इसके अंदर अपने कलर फिल कर लेते हैं, फिल कलर जैसे दिस, ये अभी जो किया था वही बार कर लेते हैं। इसकी कलर, इसकी थोड़ी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं लाइन, जिसके कारण अपने को सरफेस जो है वो इजीली दिख जाए, इसीलिए। हाँ, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब ये सोइल जो है, ये सोइल के अंदर ये जो आपको ये बड़ा पार्ट है, ये ये है सोइल का वो पार्ट जो इनर साइड में, और इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से पूरे सोइल क्लोड के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो आयन एब्जॉर्ब करेगा वो कौन से होंगे, पॉजिटिव। तो इन्होंने जो है वो पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब कर लिए, ये इस तरह से पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब इसने कर लिए, ये इस तरह से एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब देखना कि ये जो लेयर मैंने व्हाइट कलर से बनाई, ये है फिक्स्ड लेयर। क्या है, फिक्स्ड लेयर। अब इसके बाद में एक और लेयर आएगी, मतलब कई सारी लेयर्स होती हैं, उसके बाद में एक और लेयर आएगी, जैसे अपने इसको जो है इस कलर से शो कर देते हैं, ये वाली।
इस तरह से। ये वाली जो लेयर है ये डिस्पर्स्ड लेयर है। क्या है? डिस्पर्स्ड लेयर। अब दोनों का मतलब, फिक्स लेयर का मतलब है कि ये वाले जो कैटायन है ये फिक्स है, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। अपने कैटायन एक्सचेंज की मैकेनिज्म की बात करें, मतलब कैटायन एक्सचेंज होगा, लेकिन कैटायन की भी 2-3 लेयर होती है। उसमें जो पहली लेयर होती है वो तो होती है फिक्स लेयर, और दूसरी जो लेयर होती है वो क्या होती है? डिस्पर्स्ड लेयर, या अपने कह सकते हैं कि अनस्टेबल लेयर होती है एक तरह से, या इसको डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज लेयर। तो एक ही बात है, डिस्पर्स लेयर बोल दो या डिफ्यूज लेयर। तो होता क्या है ना कि जब ये जो डिस्पर्स्ड लेयर के जो कैटायन है ये ऑसिलेशन की स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं? ऑसिलेशन की स्टेट में। ऑसिलेशन का मतलब है कि एक बार ये कैटायन जो है, ये वाला कैटायन, ये थोड़ा दूर जा रहा होगा, दूसरी बार क्या आ रहा होगा? पास आ रहा होगा। एक बार दूर जा रहा होगा, दूसरी बार क्या आ रहा होगा? पास। अब सोइल में ऐसा तो है नहीं कि एक कैटायन है, कैटायन क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। उन कैटायन को अपने कोई और से शो कर देते हैं, जैसे ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। ये बात, जैसे ये यहाँ पे, ये हो गए, ये यहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो गए, या ये वाले। ये वो कैटायन है जो मर्दा में इन कैटायनों से अलग है। तो होगा क्या कि ये वाले कैटायन तो इधर घूम ही रहे हैं, प्लस वाले, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये जा रहे हैं इधर उधर, ये आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। तो ये जो कैटायन है ना, ये प्लस वाले जो अपने पिंक कलर से शो कर रखे हैं, ये क्या होते हैं? दोलन यानी ऑसिलेशन की स्टेट में होते हैं, जिसके कारण एक बार ये सोइल सरफेस से बहुत दूर चले जाते हैं, दूसरी बार क्या आ जाते हैं? नजदीक आ जाते हैं। एक बार बहुत दूर चले गए, दूसरी बार क्या आ गए? बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। तो ये ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन में क्या होता है? करते करते कई बार क्या होता है कि ये जो ये आयन है, जैसे कि ये हो गया, ये जो पिंक कलर वाले आयन जो हैं, ये कई बार ऑसिलेशन करते करते बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं और वापस नहीं आते। अब जैसे मान लो ये आयन था, ये इधर वाला अपने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये आयन था, अब ये मान लो ऑसिलेशन करते करते दूर चला गया और वापस नहीं आया, तो इसकी जगह खाली होगी। अब इसकी जगह क्या होगा? एक दूसरा कैटायन आ गया, जैसे कि ये हो गया, इसकी जगह ये आ गया यहाँ पे। इसी तरह, अगर इसी तरह मान लो कि ये कैटायन है, जैसे ये भी ऑसिलेशन करता करता जो है वो दूर चला गया, तो इसकी जगह खाली हुई। इसकी जगह जैसे ही खाली हुई, ये कैटायन जो है उसकी जगह ले लेगा। तो और ले लेगा। अब ये जो कैटायन आए हैं ग्रीन कलर वाले, ये भी ऐसा नहीं कि ये फिक्स होगी, ये भी वापस जा सकते हैं। जैसे कि मान लो हो सकता है कि ये कैटायन ऑसिलेशन कर रहे हो और ये वापस चले जाए दूर, और इसकी जगह कोई दूसरा कैटायन आ जाए, या तो ये आ जाए मान लो ग्रीन कलर वाले जो अपने एक्स्ट्रा ऐड किए, या ऐसा हो सकता है कि ये तो चला जाए और उसकी जगह ये जो दूर घूम रहे थे, ये वाले, जैसे देखना, ये वाले जो दूर घूम रहे थे, हो सकता है वो आ जाए। तो होता क्या है कि लगातार या कंटिन्यूसली ये कैटायंस जो है वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ कैटायन एक्सचेंज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि कैटायन एक्सचेंज का जो प्रिंसिपल है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कैटायन एक्सचेंज क्या होता है वो देखो। कैटायन एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैटायन एक्सचेंज ये होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी। क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बात के कि आपसे ये प्रिंसिपल पूछा जाए। तो ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो कैटायन एक्सचेंज होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी। तो इसको अपने सम अप करते हैं। क्या होता है कि सोयल की सरफेस है, सोयल के ऊपर जो सोयल क्लोराइड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब करता है। पहली लेयर होती है वो फिक्स लेयर होती है, बाद वाली लेयर होती है वो डिफ्यूज लेयर या डिस्पर्स लेयर बोलते हैं। अब ये जो डिफ्यूज या डिस्पर्स लेयर की जो कैटायंस होते हैं, ये ऑसिलेशन की स्टेट में होते हैं, मतलब एक बार दूर जाते हैं, एक बार नजदीक आते हैं, और कई बार इतनी दूर चले जाते हैं कि वापस नहीं आते। इस केस में क्या होगा कि एक जगह खाली होगी क्योंकि वो कैटायन चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा कैटायन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कैटायन एक्सचेंज। अब नेक्स्ट आता है अपने कि कौन कौन से जो विनिमय आयन है वो उपस्थित होते हैं विनायन विनिमय के अंदर। विनायन विनिमय में
कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं। टाइप्स ऑफ केटाइन, टाइप्स ऑफ केटाइन जो प्रेजेंट होते हैं केटाइन एक्सचेंज में। तो इसमें ध्यान रखना Ca+2, Mg+2, Na+ या K+ या H+ या Al+3 मेनली ये केटाइन होते हैं। या इसके अलावा एक अमोनियम भी होता है। ये मुख्यतः केटाइन यहाँ पर पाए जाते हैं। और ध्यान रखना जो ज़्यादा एसिडिक सॉइल होती है, मोर एसिडिक जो सॉइल होती है उसके अंदर AlOH की ट्वाइस प्लस आयन जो होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। क्वेश्चन आता है ये, हालांकि जो मॉडल पेपर आया था बोर्ड की तरफ उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एसिडिक सॉइल में कौन से आयन जो होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं, कौन से आयन की अपने कह सकते हैं मोनोपोली होती है। तो ये होता है AlOH की ट्वाइस प्लस। वहीं अगर अपने बात करें टाइप ऑफ एनायन की, टाइप ऑफ एनायन की भी कौन कौन से एनायन प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान देना बच्चों। NO3- हो गया, उसके अलावा SO4-2 या Cl- हो गया, या इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जैसे CO3-2 हो गया या HCO3-1 हो गया। ये कुछ एक एनायन है जो सोइल में होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे फास्फोरस का होता है HPO4-2 और एक होता है HPO4-1 सॉरी H2PO4-1 ये वाला। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखना इसमें आता है अपने केटायन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट। केटायन एक्सचेंज, तो केटायन एक्सचेंज को ध्यान रखना अपने जानते हैं बेस एक्सचेंज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बेस एक्सचेंज। और बेसिक नेचर अगर इंक्रीज होती है, बेसिक नेचर अगर इंक्रीज होती है इसका मतलब है केटायन एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा। केटायन एक्सचेंज जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अपने को पता है कि बेसिक नेचर इंक्रीज कब होती है? जब पीएच क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मतलब पीएच अगर इंक्रीज हो रही है तो केटायन एक्सचेंज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ध्यान रखना कि अगर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रही है तो केटायन एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है अपने को समझने के लिए। वैसे क्या होता है ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है भी, क्योंकि आगे एनायन एक्सचेंज भी है कि उस पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर केटायन पीएच इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि केटायन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच कम हो रही है, पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो केटायन एक्सचेंज है वो भी क्या होगा? कम होगा। केटायन एक्सचेंज क्या होगा? कम होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों। अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो केटायन एक्सचेंज भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। या ये भी कह सकते हैं कि अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, कौन सी नेचर इंक्रीज होगी? एसिडिक नेचर। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज होगी एसिडिक नेचर, तो इसका मतलब है कि जो केटायन एक्सचेंज है, केटायन एक्सचेंज वो क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि एसिडिक नेचर इंक्रीज होने पर वो केटायन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? इसको ऐसे याद रखना भी, केटायन एक्सचेंज को बोलते हैं बेस एक्सचेंज। तो जिस साइड बेसिक नेचर बढ़ेगी उसी साइड केटायन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। दूसरा अपने आता है एनायन एक्सचेंज। क्या आता है बच्चों? एनायन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एनायन एक्सचेंज। और एनायन एक्सचेंज को किस नाम से जानते हैं? बेस एक्सचेंज, सॉरी एसिड एक्सचेंज के नाम से।
किस नाम से जानते हैं? एसिड एक्सचेंज के नाम से। अब इसमें भी वही क्या कि अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है, एसिडिक नेचर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है एनायन एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा। एनायन एक्सचेंज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच कम हो रही है, पीएच क्या हो रही है? कम, तो एनायन एक्सचेंज क्या होगा? ज़्यादा। ध्यान देना कि अगर पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है, तो एनायन एक्सचेंज भी क्या होगा? ज़्यादा। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है अपने को कि पीएच अगर कम हो रही है तो एनायन एक्सचेंज क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि पीएच अगर कम होगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगी तो एनायन एक्सचेंज बढ़ेगा। इसी तरह अगर पीएच डिक्रीज हो रही है, पीएच अगर इंक्रीज हो रही है, तब एनायन एक्सचेंज क्या होगा? कम, और कैटायन एक्सचेंज क्या होगा? ज़्यादा। अब नेक्स्ट इसमें जो अपने टॉपिक आता है वो आता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या आता है बच्चों? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसको कैपिटल में ले लेते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश शॉर्ट में बोला जाता है CEC। इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? CEC बोलते हैं, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है वो समझो आप। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉइल इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन absorbed by 1 kilogram of dry soil, 1 kilogram of dry soil is known as cation exchange capacity। क्या लिखेंगे? The quantity of hydrogen ion absorbed by 1 kilogram of dry soil। इसमें एक वर्ड देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं है, यहाँ पर एडजॉर्ब्ड आएगा। क्या आएगा? एडजॉर्ब्ड। इसको अपन चेंज करते हैं थोड़ा, ये इसको एडजॉर्ब करेंगे अपने, ये एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब्ड बाय, क्या होगा? एडजॉर्ब्ड बाय। हल्का सा डिफरेंस होता है, अपने उसमें नहीं जाते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पर एडजॉर्ब्ड होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्या होगी डेफिनेशन? द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एडजॉर्ब्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉइल इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और नेक्स्ट आता है इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की? तो वो देख लो भाई, यूनिट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है सेंटीमोल केजी इनवर्स, या यूनिट होती है सेंटीमोल केजी इनवर्स होती है यूनिट किसकी? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। और अब इसमें अपने समझ गए होंगे कि जिस सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी CEC जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज कर सकता है, नो डाउट, क्योंकि इसी को तो अपने शो कर रहे हैं। और ये हाइड्रोजन आयन है वो रेफरेंस के लिए लिया गया, ध्यान देना। ये अगर मान लो हाइड्रोजन पे प्लस है और लेट्स से कि कोई सॉइल जो 100 हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब कर रही है, तो वही अगर Mg+2 आएगा ना, तो वो कितने एब्जॉर्ब करेगा? 50, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ चार्ज की। तो चार्ज यहाँ पर +1 है तो 100 +2 है तो क्या हो जाएंगे? 50। इसी तरह अगर लेट्स से Al+3 आ गया, इसके ऊपर होता है +3, तो वो अराउंड 33.33 आयन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा।
तो ये इक्विवेलेंट क्वांटिटी की बात भी होती है, ध्यान रखना कि सिर्फ हाइड्रोजन आयन तो रेफरेंस के लिए लिया गया है, केटायन तो कोई भी हो सकता है। तो वो केटायन जो है, जैसे 100 आयन हाइड्रोजन आयन, तो 100 पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है या 100 पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, वो चाहे 2 आयन से कंप्लीट हो चाहे 100 आयन से कंप्लीट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने इक्विवेलेंट केटायंस की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अपने इसमें जो आता है वो आता है इसमें रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि अ सॉइल हैज CEC ऑफ लेट्स से 15 सेंटीमोल Kg इनवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। तो इसका मतलब है कि 1 kg सोइल जो है, 1 kg सोइल जो है उसमें जो हाइड्रोजन आयन या इक्विवेलेंट केटायन जो एड्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 15 सेंटीमोल। क्या है, 15 सेंटीमोल की। अगर किसी सोइल की CEC उसने दे दी 15 सेंटीमोल Kg इनवर्स, तो इसका मतलब है कि उस सोइल का ड्राई पार्ट अगर अपने ले 1 Kg, तो वो 15 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन या कोई भी इक्विवेलेंट केटायन जो है वो एड्सॉर्ब कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखना कि या तो हाइड्रोजन आयन होंगे 15 सेंटीमोल, या हो सकता है कि मान लो एल्यूमिनियम हो गए, तो Al+3 आयन्स होंगे, वो हाइड्रोजन का 1/3 एब्जॉर्ब होगा, यानी वो कितना एब्जॉर्ब होगा, 5 सेंटीमोल। कितना एब्जॉर्ब होगा, 5 सेंटीमोल। तो ये इसका मतलब होता है, इस रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ सकता है, बस ध्यान रखना ये कि अगर किसी सॉइल की CEC लेट्स सपोज 20 सेंटीमोल Kg इनवर्स है, तो इसका मतलब है कि वो सॉइल का अगर अपने 1 Kg क्वांटिटी लेते हैं ड्राई स्टेट में, तो वो सॉइल 20 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन या उसके इक्विवेलेंट कोई केटायन जो है वो एड्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होल्ड करती है या रख सकती है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मोंट मोर्गेलोनाइट होता है, उसमें अपने पहले भी बात की थी, जो 3rd चैप्टर आया था, मोंट मोर्गेलोनाइट की जो CEC होती है वो क्ले सिलिकेट में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है इलाइट की। मोंट मोर्गेलोनाइट होता है, फिर इलाइट और फिर केओलिनाइट। वहीं अगर अपने बात करें जो ह्यूमस होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी CEC। नेक्स्ट आता है अपने टॉपिक कौन सा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी CEC। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी CEC। अब क्या होता है ये वो देखो, ये कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला आता है पार्टिकल साइज। क्या आता है, पार्टिकल साइज। तो ध्यान रखना, लोअर साइज मीन्स हायर CEC। ऐसा होगा क्यों वो देख लो कि जिस पार्टिकल का साइज छोटा होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है अपने सॉइल pH। सॉइल pH, तो सॉइल pH में ध्यान रखना, इफ pH इंक्रीजेज, pH क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब है CEC भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या ये कह सकते हैं कि एसिडिक सॉइल की जो CEC होती है वो कम होती है और बेसिक सॉइल की जो CEC होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें आता है अपने ऑर्गेनिक मैटर। क्या आता है बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है, यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमस की। अगर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है, क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है, किसकी, क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है इसकी, ऑर्गेनिक मैटर की, तो इसका मतलब है कि CEC भी क्या होगी, इंक्रीज। और लास्ट में आता है टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्ले। टाइप एंड
amount of clay, amount of clay। तो इसमें भी ध्यान रखना कि मोंट मोडुलोनाइट होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, और जो अपने कियोलिनाइट होता है उसकी क्या होती है, सबसे कम होती है। और इसमें भी सेम है कि अगर क्ले की क्वांटिटी बढ़ेगी तो सीईसी बढ़ेगी, अगर क्ले की क्वांटिटी कम होगी तो सीईसी क्या होगी, कम होगी। एज सिंपल एज दैट। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर मोंट मोडुलोनाइट है तो नो डाउट उसकी सीईसी ज़्यादा रहेगी, और वहीं अगर केओलिनाइट है तो उसकी सीईसी क्या रहेगी, कम। तो समाप्त करते हैं अपने। तो पार्टिकल साइज, तो लोअर पार्टिकल साइज मीन्स हायर सीईसी, क्योंकि सरफेस एरिया लोअर पार्टिकल साइज या स्मॉलर पार्टिकल साइज में ज़्यादा होता है। दूसरा होता है सॉइल पीएच, अगर पीएच इंक्रीज होगी तो सीईसी भी इंक्रीज होगी, या इसमें अपने ये कह सकते हैं कि व्हेन pH is higher side, pH is high, then CEC will also high। थर्ड आता है इसका ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में देखना व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज और क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज CEC also increases। नेक्स्ट है टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्ले, if amount of clay or quantity of clay increases then also CEC increases। Mount Morillonite has highest CEC in clay minerals and kaolinite has least CEC in clay minerals, and highest CEC is of course humus। नेक्स्ट इसमें आता है अपने देखना बच्चों की CEC एंड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। इस सॉइल फर्टिलिटी और सीईसी में क्या डिफरेंस है, तो पहला इसमें ध्यान रखना सीईसी इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आफ्टर फोटोसिंथेसिस। क्या कहना चाह रहा है ये कि सीईसी यानी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटीज होती है वो प्लांट्स और सॉइल में, प्लांट्स के लिए मेनली, कि फोटोसिंथेसिस के बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के लिए, या वो जो पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो हो रहा है वहाँ पर। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में, अब इसमें अपने को लिखना क्या है वो देखो कि अगर अपने पास आता है कि हाउ सीईसी एंड सॉइल फर्टिलिटी इज कनेक्टेड, और क्वेश्चन आता है कि सीईसी सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे अफेक्ट करती है, तो उसमें सबसे पहले अपने मेंशन करेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब इसमें अपने लिखेंगे कि जिस सॉइल की सीईसी ज़्यादा होगी वो ईजिली जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि अपने अमोनियम आयन हो गया, नाइट्रोजन होता है, या जैसे H+ आयन हो गए, या कैल्शियम आयन हो गए, या सोडियम आयन हो गए। सोडियम आयन तो हालांकि अपने को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करने होते। सो व्हाट वी से इज दैट CEC is the second most important process after photosynthesis। If soil has a good CEC then it can absorb nutrients easily, and if it gets spoiled, or let's say it is get alkaline in nature, then the treatment of the soil will also be easy। And for a good soil we need calcium ion in that soil। If the soil has calcium ion in proper quantity then the soil will be in the most satisfactory condition। The property of a soil, calcium rich soil, is that it will be of granular nature। If it has Ca+2 then it will have good aeration and it will have higher water holding capacity। And if let's say we have sodium ion in the soil and which is more than the required quantity, then pH will be more than 7 or let's say 8, and it will be of alkaline nature। So the good condition for the soil is to be having calcium ion in more quantity than sodium ion or hydrogen ion। And we can say calcium, the soil in which calciums are in abundance are known as base saturated soil, and the soil in which calcium ion are not present in abundance are known as calcium unsaturated soil or base unsaturated soils। Normally the total cations
which are present in soil. Most of them are of basic nature, but hydrogen and aluminium are of acidic nature. Keep in mind of that. So CEC and soil fertility is deeply connected to each other, and moreover, if we put urea in the, let's say, soil, we all do that, and when we add urea in the soil, urea converted into ammonium ion. If the soil has good CEC, then it will easily absorb ammonium ion, as it is also a cation, and a cation will replace another cation and gets absorbed on the soil. So this is it on CEC and soil fertility. Next topic comes to our way is known as percentage base saturation of soil. Next topic is percentage base saturation. As the name suggests, it shows the percentage of base present in the soil. This is the percentage base saturation. If we talk about the definition, then we say that the number of or the percentage of sodium, calcium, potassium and magnesium ion present in the soil with respect to total cations of soil is known as percentage base saturation. So what is the definition of percentage base saturation? Is that the number of or the percentage of sodium, calcium, potassium and magnesium ion with respect to total cation in the soil is known as percentage base saturation. So what is the formula of percentage base saturation? Percentage base saturation formula, here is the formula of percentage base saturation, that is total exchangeable cation, or let's say bases. Here is the term will be used bases. Your S's can also be used, and what is the unit for these is centimole kg inverse, same we used in CEC, divide by cation exchange capacity. This also will be in centimole kg inverse, as this is in percentage, so we will multiply by 100. In short, the formula comes out like V equals to S by T into 100. So we can easily figure out that here S shows total exchangeable bases, T shows cation exchange capacity, and V obviously shows percentage base saturation. Now if we talk about the unit of this percentage base saturation, to keep in mind it has no unit, or we can say it is unitless. It is unitless. So percentage base saturation has no unit. Next topic in this is the T minus S. As we talked here, T shows total cation exchange capacity and S shows total exchangeable bases. So when we take difference of this is known as range of unsaturation. Range of unsaturation, or we can say that limit of unsaturation. This is known as limit of unsaturation. So this is it. So what is the definition of limit of unsaturation? Then we say the difference of cation exchange capacity and total exchangeable bases is known as limit of unsaturation. What does this mean to us? इसका मतलब क्या हुआ? अपने देखो कि ये जो है अपने को क्या बता रहा है, T माइनस एस, ये बताता है अपने को टोटल एसिडिक केटाइंस, इसको बताता है टोटल एसिडिक केटाइंस, क्योंकि CC जो होता है उसमें सारे केटाइंस होते हैं, ऑल केटाइंस, और जो परसेंटेज बेस सेचुरेशन होता है, सॉरी S जो होता है, एक्सचेंजेबल बेसेस होते हैं, वो बताता है अपने को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो पीछे आयन रह कौन से, क्योंकि ये तो सारे अल्कलाइन नेचर के आयन्स हैं, और इनमें से ये अगर अपने माइनस कर देंगे
टी में से टी यानी सी में से माइनस सी में से माइनस कर देंगे तो अपने पास रह कौन से जाएंगे, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो ये भी आप ध्यान रखना कि टी माइनस एस को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ अनसैचुरेशन या लिमिट ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट कम्स दी base saturated soil. What is base saturated soil? Although we have talked about it, the soil in which calcium ions are in abundance, abundance are known as base saturated soil. And what is base unsaturated soil? This means that the soil in which calcium ions are not present in abundance is known as base unsaturated soil. Now here comes the question, and this is important like we did of CEC. So what is the question here? A soil has percentage base saturation, means V equals to, let's say, 85%. V is percentage base saturation. Keep in mind that V is percentage base saturation is 85%. Then what does this mean? What does this mean? What does this mean? So it simply means that soil has 85% bases, means 85% of total cations are sodium, calcium, potassium and magnesium, and remaining 15% are hydrogen and aluminium. This is the meaning of percentage base saturation. If a soil has percentage base saturation of, let's say, now we take some another value, let's say 75% or 70%, so it means 70% of cations are these four cations: sodium, calcium, potassium and magnesium, and rest 30% are hydrogen and aluminium ion. So this is the mean, and this is a tricky question which could appear in your exams. And next is the importance of ion exchange. So this is the same story we did in soil fertility and ion exchange. So this is it for this chapter. I hope you liked the video. If you did, please consider subscribing it and like it, and if you have any doubt, comment section is always open to you, and do share with your friends. And if you want to PDF of this class as we did here in the smartboard, you can join our Telegram channel. The link is given below, and you can also download our app named as CamGuru Academy on Google Play Store. So this is for now. See you in next class and keep studying. So in today's class we are going to discuss about chapter number 4, which is I think of 3 numbers. So if you stick to this class and give your best, then we can for sure make sure that you get 3 out of 3 numbers for this chapter. So let's begin.